प्लीज कम. नीरज, व्हाट डज योर नेम मीन? सर मेरे नाम का दो अर्थ है. जो भी चीज़ जल से उत्पन्न हो, जैसे कि कमल, और जो डस्ट रहित हो सर, उसे भी नीरज कहते हैं. उसको भी नीरज कहते हैं. जी सर. रज इज डस्ट, राइट. गुड. और अगर हम जे को एस से रिप्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आपका लास्ट कैरेक्टर जो है नाम में वो जे है, राइट. अगर उस जे को हम रिप्लेस कर दें एस से तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? बिना रस का सर, जो इंटरेस्ट ना लेता हो. जिसमें इंटरेस्ट ना आता हो या जो इंटरेस्ट ना लेता हो, दोनों में से कौन सा ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा? सर आपका मीडियम ऑफ इंटरव्यू इन हिंदी है ना? यस सर. हाँ, ठीक है. सर दोनों ही, मेरे हिसाब से दोनों ही हो सकते हैं. दोनों ही हो सकते हैं. बिना रस का और जिसमें रस ना आए. ओके, ठीक है. आपका ऑप्शनल क्या है? सर फिलॉसफी. फिलोसफी. ओके, बिकॉज इट वाज नॉट अवेलेबल, सो दैट्स व्हाई आई आस्क्ड. राइट. आप छत्तीसगढ़ को बिलोंग करते हैं. छत्तीसगढ़ एज ए स्टेट की फॉर्मेशन कब हुई थी? सर 1 नवंबर 2000. 1 नवंबर 2000 सर. 2000. ओके, राइट. ग्रेट. कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं छत्तीसगढ़ में? सर करेंटली 33. 33. यस सर. How come today one candidate was saying that Chhattisgarh probably has lesser districts than Kerala? Must have been mistaken. Anyway, तो 1 नवंबर को कोई और भी स्टेट्स की फॉर्मेशन हुई है? नॉट नेसेसरली इन 2000 बट इन सम अदर ईयर. सॉरी सर, मैं अवेयर नहीं हूँ. सॉरी सर, मैं अवेयर 1 नवंबर को तो एक तरह से स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन डे के नाम से जाना जाता है. तो 2000 में और कौन कौन सी स्टेट्स बने थे? सर छत्तीसगढ़ के अलावा भी तो कुछ और स्टेट्स. उत्तराखंड एंड झारखंड. उत्तराखंड एंड झारखंड. यस. तो क्या उनकी फॉर्मेशन भी 1 नवंबर को ही हुई थी? सर उनके डेट अलग अलग है. डेट अलग है, मतलब तीनों डेट्स अलग अलग. यस सर. ओके 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 ओके. कुछ डिस्ट्रिक्ट्स रिसेंटली कार्व आउट किए गए हैं झारखंड, आई मीन छत्तीसगढ़ में, या शुरू से ही 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं? नो सर. सर जब स्टेट फॉर्म हुआ था तो 16 जिले थे. सिर्फ कितने थे? 16 जिले थे. 16. ओके. अब तो सर डबल वो से ज्यादा बढ़ के 33 हो गए हैं, और हाल ही में लगभग 6 जिले बनाए गए हैं. अच्छा, बहुत रीसेंट. हाँ. ओके 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 ओके. अब जब मध्य प्रदेश से झारखंड को अलग किया गया, तो क्या ये झारखंड के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए बेटर रहा है, या मध्य प्रदेश के लिए बेटर रहा है, या दोनों के लिए ही बेनिफिट रहा है? सर छत्तीसगढ़ के लिए तो बेहतर रहा है. उसके जो ह्यूमन इंडिकेटर हैं काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं. ओके. इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है. सर ह्यूमन इंडिकेटर की बात, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है जैसे मध्य प्रदेश का अभी भी छत्तीसगढ़ से ज़्यादा है, और छत्तीसगढ़ का कंपैरेटिवली कम हो चुका है अब. ठीक है. और इंफ्रास्ट्रक्चर में सर कॉलेज काफ़ी इंक्रीज हो गए हैं. जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज सर अराउंड 11 से 50 अराउंड हो गए हैं. 50? यस सर. 50 प्लस हो गए. पर क्या उनमें स्टूडेंट इनटेक है उतनी कि 50 कॉलेजेस की एस्टैब्लिशमेंट को जस्टिफाई करें? जी सर, इतने कॉलेज फॉर्म होने के कारण यूपी, बिहार, झारखंड से भी स्टूडेंट काफ़ी आते हैं. बट उन स्टेट्स में तो ऑलरेडी इतने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं कि कुछ कहने की हद नहीं. सर बट छत्तीसगढ़ में फीस कंपैरेटिवली हम जो देखते हैं कम है. अच्छा, प्राइवेट कॉलेजेस में फीस रिलेटिवली कम है. यस. तो शायद वो एक अट्रैक्शन रहा होगा. यस सर. भिलाई में तो स्टील प्लांट भी है एक. यस सर. कुछ उसके बारे में बताइए, क्या इंपॉर्टेंट है उसके बारे में, कुछ यूनिकनेस भिलाई स्टील प्लांट की? सर वो सेल का लार्जेस्ट स्टील प्लांट है. लार्जेस्ट? यस सर. तो कितना इसका टोटल प्रोडक्शन है? लगभग सर अराउंड 3 मिलियन टन का ईयरली प्रोडक्शन है, जो कि सेल के प्रोडक्शन का अराउंड 15 से 18% कंट्रीब्यूट करता है. इसके अलावा सर जो भिलाई स्टील प्लांट है वो एकमात्र ऐसा स्टील प्लांट है जो लॉन्गेस्ट रेलवे ट्रैक प्रोवाइड करता है 260 मीटर की. ओके. सर ये इसकी यूनिक बात है. तो दैट मींस इसका मेजर, क्या ये मेजर प्रोडक्ट है रेलवे, रेल लाइन प्रोडक्शन? सॉरी सर, मैं समझ नहीं पाया. जो अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं स्टील प्लांट्स में. यस सर. तो क्या इसकी स्पेशलिटी है ये रेलवे लाइन? पटरी बनाना है इसकी स्पेशलिटी? यस सर. यस सर, स्पेशलिटी है सर. और लगभग 2007 में सर एक ग्लोब चौक बनाया गया था भिलाई में. वो इंडिकेट करता था कि अब तक जो भिलाई स्टील प्लांट ने है, वो जो अर्थ का जो रेडियस है उसके 7 टाइम्स रेलवे ट्रैक बना चुके हैं उसके उतने लेंथ का. इतना टोटल लेंथ. दैट्स इंटरेस्टिंग. दैट्स रियली इंटरेस्टिंग. गुड. राइट. गुड.
कहा जाता है कि भिलाई स्टील प्लांट एक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है, यस सर। तो ये वर्ड इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट का क्या मतलब है? क्या कोई और स्टील प्लांट भी इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स की कैटेगरी में आता है, चाहे सेल का हो या किसी और कंपनी का भी हो सकता है? सर मैंने इसी बारे में पढ़ा था बट करंटली मैं रिकॉल नहीं कर कोई पा रहा हूँ। बात नहीं। सेल के अलावा किसी और कंपनी के भी स्टील प्लांट्स हैं छत्तीसगढ़ में, क्योंकि आयरन ओर तो बहुत है यहाँ पे। यस सर, यस सर हैं, मोनेट के हैं। मोनेट, ओके, yes, sir. मोनेट इस्पात, यस okay, सर। और एंड जिंदल स्टील्स है सर जिंदल रायगढ़ स्टील, में। राइट, इसके अलावा सर बस्तर में नगरनार स्टील प्लांट है, ओके। बस्तर क्षेत्र में। कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद छत्तीसगढ़ तो हो गया पावर सरप्लस यस सर। और मध्य प्रदेश हो गया पावर डेफिसिट, तो कौन कौन से मेजर पावर प्लांट्स हैं छत्तीसगढ़ में? मेरा लास्ट क्वेश्चन है ये। यस सर, छत्तीसगढ़ में मेनली एनटीपीसी के पावर प्लांट है सर, ओके, कहाँ पे? जो कि बिलासपुर पे है, कोरबा जिले पे है और रायगढ़ जिले पे है। इनकी लगभग 4 से 5 यूनिट है, मेनली ये प्रोड्यूस करते हैं सर पावर। इन्हीं जगहों पे एनटीपीसी के पावर प्लांट एस्टैब्लिश करने का कोई इंपॉर्टेंट रीजन, सर वन ये सिंगल इंपॉर्टेंट? सर ये जो रीजन है वो कोल ब्लॉक है। Okay. हसदो रिवर यहाँ से फ्लो होती है और जो रिच कोल ब्लॉक है इसके कारण से सर यहाँ स्टैब्लिश किया गया है। ओके, कौन सा कोल यूज होता है, किस क्वालिटी का कोल यूज होता है? सर बिटुमिनस। बिटुमिनस, Yes, sir. ओके। कुछ आपको आइडिया हो कि इंडिया में कहीं पे एंथ्रासाइट पाया जाता है या नहीं? सर एंथ्रासाइट छत्तीसगढ़ में भी पाया जाता है पाया एक कोने पे, जैसे जहाँ से सर मैं आता हूँ बिश्रामपुर से, सर वहाँ भी एंथ्रासाइट पाया जाता है बट बहुत कम क्वांटिटी में। बहुत कम, तो इसके इसलिए अलावा उसको यूज नहीं कर सकते हम। सर यूज़ होता है बट बहुत कम है, मिनिमल अमाउंट में है, ओके, इसलिए। और सर इसके अलावा जो मैंने पढ़ा है, जो मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ सर, जम्मू एंड कश्मीर में एंथ्रासाइट। अगेन वहाँ पे भी कम क्वांटिटीज, क्योंकि वहाँ पे माइनिंग का तो थोड़ा सा खतरा ही है। यस सर। ठीक है, थैंक यू सर। नीरज, टेल समथिंग अबाउट सरगुजा। अपने सरगुजा के बारे में कुछ बताइए। सर सरगुजा नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट है सर छत्तीसगढ़ का, जो कि सर ग्रीन रीजन है, ट्राइबल रिच है, अराउंड 45% फॉरेस्ट एरिया है और इसके अलावा सर 60% अराउंड ट्राइबल पॉपुलेशन है। इसके अलावा सर कुछ वहाँ अच्छे टूरिस्ट प्लेस हैं, नेचुरल टूरिस्ट प्लेस हैं, जैसे मेन पार्ट है जिसे छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है, और वहाँ कुछ अच्छे वाटरफॉल हैं। और सर कुछ जैसे, और वहाँ सर तिब्बतन पीपल को प्लेस दी गई थी, इसलिए वहाँ तिब्बतन कल्चर भी देखने को मिलता है। तो सर ये कुछ खास बातें हैं। ओके, सरगुजा में आप कह रहे कौन से ट्राइब्स रहते हैं? सर उरांव है, गोंड है और पहाड़ी कोरवा है, ये सर ये मेन है। ओके, आपका फिलॉसफी ऑप्शनल है? जी सर। आप बताइए, आपके और मेरे जीवन में फिलॉसफी का क्या इंपॉर्टेंस है? सर हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, हमारा एक एटीट्यूड होता है और कोई चीज़ करने का भी एक हमारा एक तरीका होता है, उसके लिए सर फिलॉसफी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और हर व्यक्ति की अपनी एक फिलॉसफी होती है, अपना एक नज़रिया होता है चीज़ों को देखने का, करने का। तो सर एक तरीके से बोलें तो एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को डिफाइन करता है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है सर फिलॉसफी। प्लेटो डेमोक्रेसी के बहुत सपोर्टर नहीं थे, क्या कारण था, क्या लॉजिक था उसके पीछे उनका? सर उनके अनुसार डेमोक्रेसी जो है एक मोवोक्रेसी की तरह हो जाती है, क्योंकि इसमें सर जो जनरल पीपल है, नॉर्मल, वो लोग डिसीजन लेते हैं कि कौन रूल करेगा। और उन्होंने सर ह्यूमन के जो क्वालिटीज़ को 3 क्राइटेरिया में क्लासिफाई किया था, जिसमें सॉरी सर वो 3 डिस्टिंक्शन क्लियरली, कोई बात नहीं। तो उनका कहना था कि जो रूलर क्लास है वही रूल कर सकता है, और जनरल डेमोक्रेसी में जो प्रोड्यूसर क्लास है वो मेनली ज़्यादा होता है और डिसीजन लेता है, तो वो अच्छे डिसीजन नहीं होते, इसलिए वो अगेंस्ट थे। ओके, प्लेटो ने एक केव एलिगरी भी दी थी, आपने सुना है उस बारे में? जी सर। क्या था वो? सर वो एक, उनके अनुसार 2 वर्ल्ड होते हैं, एक वर्ल्ड ऑफ फिनोमिना एंड ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड। तो उसके जरिए वो समझाने का वो कोशिश करते हैं कि जब जहाँ पर जो स्लेव्स होते हैं
प्रिजनर होते हैं, वो केव के अंदर रहते हैं और लाइट आती है तो वो केव के अंदर वॉल में जो रोशनी के कारण जो पिक्चर बनती है उसे देखते हैं और रियलिटी समझते हैं। आमतौर में सर प्लेटो का कहना है कि ऐसा नहीं होता है। जब उसमें से एक प्रिजनर वो कोशिश करके बाहर निकल जाता है और रियल वर्ल्ड को देखता है तो बताते हैं कि वो एक फिलोसफर है जो रियल वर्ल्ड को देखा है और वो रियलिटी आप लोगों को दिखा रहा है। तो इस तरीके से वो समझाने की कोशिश लेकिन फिर करते हैं। वो केव मैन जब अंदर जाके सत्य बताता तो उस केव मैन के साथ क्या होता है? सर लोग विश्वास नहीं करते हैं और? तो आमतौर पे उन्होंने कहा कहना था कि ऐसा ही जीवन में ऐसा होता है कि जो रियलिटी देख लेता है बहुत लोग उस पर बिलीव नहीं करते हैं। इतनी पढ़ाई करने के बाद भी आपको कभी केव मैन जैसा फील हुआ जी सर, समाज में? कभी कभी मुझे खुद होता है कि मैं खुद कुछ थॉट्स को लेके कभी लाइफ में अपन एक्सपीरियंस करते हैं कि ये बहुत दिनों तक मानते रहते हैं कि ये रियलिटी है, बट कुछ एक्सपीरियंस होता है तो लगता है नहीं अब ये रियलिटी नहीं है। आपसे अगर सरकार ही पूछे कि आपको भारत के 11th-12th के सिलेबस में 11th में 4 वेस्टर्न फिलोसोफर और 12th में 4 ईस्टर्न फिलोसोफर्स को सिलेबस का हिस्सा बनाना हो, किसको बनाएंगे आप? 11th में कौन से 4 और 12th में कौन से 4? वैसे तो सभी फिलोसफर का अपना इम्पोर्टेंस है, बट जैसा कि आपने सर पूछा तो सर मैं बुद्धिज़्म को, जैनिज़्म को। पहले 11th में 4 वेस्टर्न के नाम बताइए। अच्छा सर, क्लास 11th में सर 4 वेस्टर्न में सर मैं प्लेटो एरिस्टोटल को, उसके बाद सर मैं एमेनुअल कांट को एंड इसके बाद एडमंड हुसरल को, सर इन 4 को मिलाना चाहूँगा। और 12th में 12th में ईस्टर्न? 12th में 4 ईस्टर्न सर, तो मैं बुद्धिज़्म को, जैनिज़्म को, चारवाक को एंड वेदांता फिलॉसफी को सर। ओके। क्या कार्ल मार्क्स आज के दिन भी रिलेवेंट है? सर कार्ल मार्क्स एज एन आइडियोलॉजी हमेशा से रिलेवेंट रहेंगे सर मेरे हिसाब से, क्योंकि उन्होंने सर मेनली फोकस किया कि ह्यूमन इक्वालिटी पे, अगर हम उसके फंडामेंटल बेसिक नोशन पे जाएं, बट एज एन सेटअप वो रिलेवेंट नहीं है सर, जो पॉलिटिकल सेटअप की उन्होंने कल्पना की सर। मेरा लास्ट क्वेश्चन, आपका फेवरेट फिलोसोफर कौन सा है और उसकी कौन सी बात आपको फेवरेट लगती है? सर मेरे फेवरेट फिलोसफर आदि शंकराचार्य जी हैं सर। उन्होंने उनका कहना है कि सिर्फ ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है और हम सब ब्रह्म है। तो सर ये एक ह्यूमन इक्वालिटी को दिखाता है कि हम सब में एक पोटेंशियल है कि हम भी अल्टीमेट लेवल को अचीव कर सकते हैं, हर एक व्यक्ति। आपको लगता है कि यूपीएससी मिथ्या है? इस पे आप क्या कहेंगे, आपके क्या विचार है? सर जैसे कि सर आदि शंकराचार्य ने ही कहा कि हर एक लेवल पे एक हर कुछ रियल होता है, कोई चीज़ अनरियल नहीं होता है। जब हम काफ़ी ऊपर लेवल में पहुंच जाते हैं, ट्रांसेंडेंटल रियल, तो तब चीज़ें उस लेवल पे हम देखेंगे तो सिर्फ ब्रह्म ही सत्य होता है। तो सर मेरे हिसाब से अभी क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हैं, यहाँ जीते हैं, तो यहाँ के सेटअप को बनाने के लिए, सब कुछ करने के लिए सर यूपीएससी एक रियलिटी है और इसे ही हम एक्सेप्ट करके चलना चाहिए प्रेजेंट को। ओके, गुड, थैंक यू सर। जी आप बताइए, शंकराचार्य जी के दर्शन को हम एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे यूज कर सकते हैं? सर आदि शंकराचार्य ने सर किसी चीज़ को गलत नहीं कहा, वो हर चीज़ की एक रियलिटी को इम्पोर्टेंस देते थे उस लेवल पे। तो सर एडमिनिस्ट्रेशन में भी हम कोई भी कार्य हो, कि चाहे वो रिमोट एरिया हो, रूरल हो, अर्बन हो, चाहे कोई किसी एरिया में 5 लोग भी रहते हो, तो हम ये देख सकते हैं कि सबका एक इम्पोर्टेंस है और हमको सबको इम्पोर्टेंस दे के गवर्नेंस को वहाँ हर एरिया तक पहुँचाना चाहिए। गुड भैया, आप रियलिटी की बात कर रहे थे। यस सर। वर्चुअल रियलिटी क्या होता है? मैं एक फिलोसफर से पूछ रहा हूँ, व्हाट इज वर्चुअल रियलिटी? सर जो हम डिजिटल वर्ल्ड में देखें वो सर वर्चुअल रियलिटी है। और एज ए फिलोसफी? सर जो भी चीज़ हम देख रहे हैं और अभी ऐसा लग रहा है कि ये रियल है, सर वो वर्चुअल रियलिटी हो गई। गांधी जी का ट्रस्टीशिप मॉडल क्या था, क्या फिलॉसफी थी उसके पीछे? सर उन्होंने इसके जो भी कैपिटलिस्ट हो या जो भी पूंजीवाद हो, वो अपने उनके जो भी संपत्ति हो उसको वो एक अपने ऐसा माने कि हम उनके ट्रस्टी हैं
और उसका उपयोग वो ऐसा इस प्रकार से करें कि लोगों की भलाई के लिए करें और भगवान ऐसा माने कि वो भगवान द्वारा हमें दिया गया है। आप सिविल इंजीनियर हैं। Yes, आप sir. प्राचीन भारत के 3 या 4 ऐसे सिविल इंजीनियरिंग मार्वल को बताइए जो आपको इंस्पायर करती हैं एज ए इंजीनियर। सर मौर्यन काल में सर जो मौर्यन पैलेस था चंद्रगुप्त का, हम उसे वो तो नष्ट हो चुका है। हाँ, जो सर हम पढ़ते हैं कि वो काफ़ी अच्छा था, मैग्नेस्थनीस ने बताया नहीं, था। जो दिखता भी हो मैं हम जिसको देख रहे हैं। सर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो ड्रेनेज सिस्टम है ड्रेनेज सिस्टम और वहाँ की जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मुझे काफ़ी इंस्पायर करते हैं। ठीक है। इसके अलावा सर महरौली का जो काश स्तंभ है, जो वो कि अभी तक उसमें जंग नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा? सर उसका कुछ केमिकल कंपोजिशन ऐसे हैं कि नहीं लगा, और वो भी शोध का विषय है कि क्यों ऐसा नहीं लग रहा है। अच्छा। और इसके अलावा सर ताजमहल अपने आप में एक प्राचीन भारत के सिविल इंजीनियरिंग मार्वल का बात। सर सांची स्तूपा है। ठीक। यस। सांची स्तूपा की एक रेप्लिका भी है कहीं पे, कहाँ पे है बताएंगे आप? सॉरी सर, आना फिर फ्रांस में, अभी काफ़ी न्यूज़ में था वो। सॉरी। अभी हमारे सेकुलरिज्म और सोशलिज्म पे काफ़ी डिबेट चल रही थी, प्रेमबल से हटाने की मांग चल रही थी, तो आपको क्या लगता है ये जायज़ थी मांग? सर मुझे ऐसा लगता है कि इन मांगों का उतना कोई खास रिलेवेंस नहीं है, क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म को लेके, सोशलिस्ट प्रिंसिपल को, आइडियोलॉजी को अपोल्ड करने के लिए काफ़ी प्रोविजंस हैं। तो सर चाहे वो प्रेम्बल में रहें चाहे ना रहें, उससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है इससे। हटा देते हैं फिर तब तो। बट सर इनकॉर्पोरेट किए हैं तो अब मेरे हिसाब से अब रहना चाहिए, उस पर डिबेट नहीं होनी चाहिए, बल्कि इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें बेहतर गवर्नेंस और पे ध्यान देना चाहिए। चलिए ठीक है। अभी रिसेंटली छत्तीसगढ़ के 2 कोल माइंस को विश्व के 5 सबसे बड़े कोल माइंस का दर्जा मिला, और बताएंगे वो दोनों कोल माइंस कौन सी हैं? सॉरी सर, मैं ना अवेयर। कहाँ से चेस ओरिजिनेट हुआ है, कौन सी कंट्री से? सर मैम जो एंशियंट टाइम का जो चेस था वो इंडिया से ओरिजिनेट हुआ था। और क्या नाम होता था उस समय? चतुरंगा। चातुरंगा। Yes, ma'am. तो शतरंज कहाँ से आया शब्द? मैम जब ये मिडिल ईस्ट में पहुंचा तो नाम शतरंज पड़ा। शतरंज पड़ गया। जी, ठीक है। आप सिविल इंजीनियर हैं? जी मैम। कितने सीस्मिक जोन्स हैं इंडिया में? मैम 4। 1 2 3 4 ऐसा? नो मैम 2 3 4 5। यानी कि 1 और 2 को मर्ज कर दिया गया Yes, है। ma'am. क्यों ऐसा क्यों किया गया है? मैम सॉरी मैम, इसका कोई दिल्ली कौन से जोन में आएगा? सॉरी मैम, मुझे नहीं पता है। गृहा क्या है? GRIHA। मैम ये हाउस को ग्रीन रेटिंग में करने का एक मेथड है। भारतमाला परियोजना, सागरमाला परियोजना, क्या अंतर है? मैम भारतमाला रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए एंड सागरमाला पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। एज ए सिविल इंजीनियर, यस मैम। आप स्वच्छ भारत अभियान को कैसे एनालाइज करेंगे? आई मीन आपको कहाँ एप्लीकेशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग दिखाई देता है स्वच्छ भारत अभियान में? मैम स्वच्छ भारत अभियान में जो मैं आमतौर में अपने लोकेलिटी पे देखता हूँ कि ड्रेनेज सिस्टम को काफ़ी सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि पहले से हैफाजार्ड कंस्ट्रक्शन हो चुका है, तो उसको सुधार के कि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हो कि वाटर इकट्ठा ना हो एक जगह और उसको फ्लो हो, जिससे कि स्वच्छता में और अच्छा इम्प्रूवमेंट आए। और साथ साथ मैम लोगों को अवेयरनेस और फैलाना कि आप जो हाइजीन मेंटेन करें, डस्ट कचड़ों को रोड में ना फेंकें, और जब कलेक्शन करें तो हाउस होल्ड में तो वो सेग्रीगेट करें जैसे प्रॉपर, जैसा उसमें क्लासिफिकेशन है। आपको योगा और शांभवी मेडिटेशन में इंटरेस्ट है। ये शांभवी मेडिटेशन क्या है? मैम ये शांभवी मेडिटेशन भगवान शंभू से इंस्पायर की गई है, और ये श्री सद्गुरु वासुदेव जग्गी जी द्वारा बनाई गई है। मैम ये 5 स्टेप प्रोसेस है जो अंग्रेजी में हम बोलते हैं इनर इंजीनियरिंग, क्या ये सेम है? यस मैम इनर इंजीनियरिंग कोर्स के अंदर शांभवी मेडिटेशन सिखाया जाता है। एक सुदर्शन क्रिया भी होती है। जी मैम। वो क्या है? मैम ये आर्ट ऑफ लिविंग
संस्था द्वारा सिखाया जाता है सुदर्शन क्रिया, और मैंने किया नहीं तो मैं जानता नहीं। आप क्योंकि योगा करते हैं, मैंने कहीं ऐसे आसन सुने हैं, नाम सुने हैं जिनका कहीं ना कहीं ओरिजिनेशन एनिमल नेम से है। यस मैम। ठीक है, तो आप एक दो बता सकते हैं नाम ऐसे? मैम मकरासन, मकरासन, ठीक है। मरकट आसन, मैम गौमुख आसन, एंड मैम ठीक है, काफी है। मेरा आखिरी सवाल, आप सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं, क्या आपका मोटिवेशन है? मैम सिविल सर्विस मुझे एक बेस्ट करियर ऑप्शन लगता है, जहाँ पर हम अपने फाइनेंशियल नीड को फुलफिल करते हुए एक अच्छा रिस्पेक्ट मिलता है, और साथ ही साथ हमें सोसाइटी और नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करने की स्पेस भी मिलती है मैम। थैंक यू। Neeraj, we are closing our interview. थैंक यू। Just